एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान में हम 8 चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम कोशिका झिल्ली के बारे में अध्ययन करेंगे कि कोशिका झिल्ली की संरचना किस प्रकार से होती है। 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का अध्ययन हो पाया। कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन कब किया गया था? तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, उसके बाद में उसकी झिल्ली को संरचना को व्यवस्थित रूप से देखा गया। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। मनुष्य की जो आरबीसी होती है, उसकी संरचना भी इसी के अध्ययन के बाद देखा गया था। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका की जो झिल्ली होती है वह 2 पदार्थों की बनी होती है, जिसमें पहला लिपिड होता है और दूसरा प्रोटीन होता है। प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं, जो 2 सतहों में व्यवस्थित होते हैं। लिपिड के अंदर कौन से लिपिड होता है? तो फॉस्फोलिपिड उपस्थित होता है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिसका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर और जल भीरु पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। लिपिड के अंदर 2 परत पाई जाती है। यहाँ पर जिस तरह से चित्र में दिखाई गई है, इसके अंदर ये पहली ऊपर वाली जो है वो पहली परत है, ये ऊपरी परत पहली परत होती है और ये निचली परत होती है। तो लिपिड की दोहरी परत पाई जाती है कोशिका झिल्ली की संरचना के अंदर, जिसमें बाहरी जो सिरा होता है वह जल के प्रति आकर्षित होने वाला होता है और भीतरी सिरा जो होता है वो जल के विरोधी होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। जो झिल्ली पाई जाती है कोशिका झिल्ली, उसके अंदर लिपिड और प्रोटीन के अलावा फॉस्फोलिपिड भी उपस्थित रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी उपस्थित रहता है इसके अंदर। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की एरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिलते हैं। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर 2 अंगभूत और परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं। जो झिल्ली की संरचना हम पढ़ते हैं, उसके अंदर प्रोटीन और लिपिड दोनों पाए जाते हैं और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित होता है। इस संरचना में हमें देखते हैं कि ये ऊपरी और ये निचली परत जो है वो लिपिड की बनी होती है, जिसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। और 2 तरह का प्रोटीन होता है, जिसमें एक तो परिधीय प्रोटीन होता है और एक ये आंतरिक प्रोटीन होता है जो इस झिल्ली के अंदर धसा हुआ रहता है। इसमें शर्करा के अणु पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के अणु पाए जाते हैं। ये सभी संरचनाएँ जो होती है वो कोशिका झिल्ली की संरचना में उपस्थित होती है, सभी संरचनाएँ जो होती है वो। तो इस तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सभी चीज़ें उपस्थित होते हैं। अगर हम मनुष्य की आरबीसी की बात करें तो उसके अंदर 52% तो प्रोटीन होता है और 40% उसके अंदर लिपिड होता है। ये परिधीय प्रोटीन के बारे में बताया जाता है, जो कि झिल्ली की सतह पर होती है, और अंगभूत प्रोटीन धसी हुई रहती है। ये जो मॉडल नीचे बताया गया है, ये कोशिका झिल्ली का मॉडल है, जो कि सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। इसे तरल किरमिर नमूना कहा जाता है। इसके अनुसार लिपिड के अर्ध तरलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। जो सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए मॉडल दिया था, जिसे तरल किरमिर नमूना कहा गया था। इसमें मॉडल के अंदर उन्होंने ये बताया था कि लिपिड का जो मॉडल होता है, लिपिड फॉस्फोलिपिड की द्विसतह होती है। ये लिपिड की दोहरी सतह है, ये पहली सतह और ये दोहरी सतह होती है, और इसके भीतर प्रोटीन जो होता है वो उपस्थित होता है। तो इस तरह की संरचना जो होती है वह कोशिका झिल्ली की संरचना होती है, और ये गति जो करता है वो तरलता पर निर्भर करता है, इसीलिए इसका नाम तरल मौजिक मॉडल रखा गया है। और झिल्ली की जो तरलीय प्रकृति होती है वो कोशिका वृद्धि करने में, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, स्त्रावण, अंतःकोशिक कोशिका विभाजन, सभी कार्य जो होते हैं वो कोशिका झिल्ली के होते हैं। जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है।
यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य होती है। चयनित पारगम्य से आशय यह होता है कि कोशिका झिल्ली जो होती है, यह कोशिका झिल्ली चयन करके पदार्थों को अंदर आने देती है। सभी पदार्थों को अंदर नहीं आने देती है, कुछ पदार्थों का चयन करती है, उसके बाद ही अंदर आने देती है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलय सांद्र प्रवणता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। अब परिवहन जो होता है वो झिल्ली के द्वारा दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला जो होता है वो सक्रिय परिवहन होता है और दूसरा निष्क्रिय परिवहन होता है। निष्क्रिय परिवहन का आशय ये होता है कि इसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर कुछ अणुओं का अगर स्थानांतरण करना है तो उसके लिए किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार का जो स्थानांतरण होता है उसको निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। इसके अंदर अणु जो होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अपने आप गति करते हैं। तो इस प्रकार का जो परिवहन होता है वो निष्क्रिय परिवहन होता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहा जाता है। अगर जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ बिना किसी ऊर्जा की सहायता से गति कर रहा है तो उसको परासरण कहा जाएगा। एक और होता है परिवहन, जिसे सक्रिय परिवहन कहा जाता है। सक्रिय परिवहन से क्या आशय होता है? सक्रिय परिवहन का मतलब होता है कि जब कोई भी अणु अगर कोशिका में स्थानांतरित होने हैं तो वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ स्थानांतरित होंगे तो उनको सक्रिय परिवहन कहा जाएगा, क्योंकि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ऊर्जा खर्च हो रही है, एटीपी के रूप में होती है, जो कि इसीलिए इस तरह के परिवहन को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। और उदाहरण के लिए इसके अंदर सोडियम आयन और पोटेशियम आयन पंप के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये कोशिका झिल्ली की संरचना होती है। उसके बाद में हम कोशिका भित्ति की संरचना देखते हैं। कवक और पौधों की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। हमने अभी संरचना देखी पादप कोशिका और जंतु कोशिका की, जिसमें जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और आवरण पाया जाता है जिसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। यह कोशिका भित्ति कोशिका को यांत्रिक हानियों और संक्रमण से रक्षा करता है। उसके अलावा यह आपसी संपर्क बनाए रखने और अवांछित वृहद अणुओं के लिए अवरोध भी बनाता है। मतलब जो पदार्थ हमें नहीं चाहिए उनको आने से भी रोकने का कार्य करता है। कोशिका भित्ति के अंदर शैवाल की कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है? तो शैवाल की कोशिका भित्ति में सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैनोज, खनिज ये सभी पाए जाते हैं। जबकि जो दूसरे पौधे होते हैं, जो उच्च वर्ग के पौधे, बड़े बड़े जो वृक्ष हम देखते हैं, उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। अगर हम पादप कोशिका की कोशिका भित्ति की बात करें तो इसके अंदर कोशिका भित्ति जो होती है वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इन रूपों में पाई जाती है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रूपों में। जो नए पादप होंगे उनकी प्राथमिक भित्ति में वृद्धि होती रहेगी, वृद्धि की क्षमता होती है, इसमें विभाजन होता है और विभाजन के बाद में इसमें द्वितीयक भित्ति का निर्माण होगा। मध्य पटलिका क्या होती है? ये जो मध्य पटलिका बताई गई शब्द का मतलब क्या होता है? तो दो अगर कोई पादप कोशिका है, इन पादप कोशिकाओं को अलग अलग रखने के लिए जो भित्ति इन दोनों कोशिकाओं के मध्य पाई जाती है उसको मध्य पटलिका कहा जाता है। यह मध्य पटलिका कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाने और पकड़ने में सहायक होती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीवद्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं, जो आसपास के कोशिका द्रव्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये कोशिका भित्ति की संरचना होती है जो कि पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है।